ओके, नेक्स्ट एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। अभी नॉर्मली हम देख सकते हैं कि कॉमन चीज़ है कि जो एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस बहुत सारी फॉरेस्ट का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो कॉमनली जो पॉइंट्स थे जैसे कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है, या तो रेनफॉल, इट्स आल्सो ब्रिंग रेन, ओके, बारिश लाने में मदद करता है। और इसके अलावा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देता है, फ्लड आने से रोक देता है। ओके, सो मेन पॉइंट्स कौन कौन से आता था, जैसे कि फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस कौन कौन सी चीज़ होती है फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट आर आल्सो यूजफुल फॉर द ब्रिंग रेन, बारिश लाने में भी बहुत मदद करता है। इसके अलावा इट इज़ कंट्रोल द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बिकमिंग एडवर्स, एंड दे प्रोवाइड द लाइफ ऑफ द सेविंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मात्रा बढ़ा देता है, नहीं उसको सेविंग करता है। फॉरेस्ट एज अ कंट्रोल द फ्लड्स, बाढ़ आने के लिए भी वो रोक देता है, क्योंकि हम जानते थे कि ट्रीज के जो रूट्स है वो सॉइल को पकड़ के रखने के कारण क्या होता है, फ्लड आने का भी चांसेस कम होता है, इसको कंट्रोल कर सकता है फ्लड को। इसके अलावा दे ऑब्जर्व द हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, एंड आल्सो फॉरेस्ट इज प्रिवेंट सॉइल इरेशन से भी रोक सकता है। एंड फॉरेस्ट मेंटेन द ग्राउंड वाटर, एंड आल्सो फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्ट ऑफ द एडवांसिंग डेजर्ट। Forests are useful also in the reducing the air pollution, and also forest enhance the natural beauty. Okay, forest is to purify the air. Simple, and a forest is also ideal of the places of the adventure of the tourism activities. And some of the forests are the reserve, which is a reference of the national park and sanctuaries and biodiversities. जो फॉरेस्ट अंतर्गत 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज एंड बायोडाइवर्सिटी। द नेक्स्ट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इकोसिस्टम इज अ फॉर्म ड्यू टू द interrelation of a biosphere and mankind, but due to the anti-environmental activities and the selfless of man, the ecosystem is distributed. Man's enable desire to pursuit of land is responsible for the destruction of the forest. जो फॉरेस्ट को जो मेन हानि पहुंचाने का काम करता है मैन से, यानी जो इंसानी उसको फॉरेस्ट को हानि पहुंचा देता है। फॉरेस्ट आर द डिस्ट्रॉयड ऑल्सो बाय द increasing of the population, policy of the established industrial units away from the residential area, and urbanization is also the and it also multiple purpose projects, construction of the roads, zoom of the cultivation to get timber and fuel wood, forest fire, etc. The ecological balance is a disparate ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट ख़त्म क्यों हो रहा है, एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल यूनिट्स बढ़ रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया बढ़ रहा है, और इसके अलावा जो मल्टीपर्पल प्रोजेक्ट्स बना रहे, जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना, डैम्स बनाना, या तो ब्रिजेस, कोई मल्टीपर्पल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना, इसके लिए, और कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन करना, जूम कल्टीवेशन भी किया जाता है। जूम कल्टीवेशन में क्या किया जाता है, फॉरेस्ट को उसको जला के, फॉरेस्ट को ख़त्म करके उस एरिया को अंदर उसको फार्मिंग किया जाता है। तो इस जूम कल्टीवेशन के लिए भी इससे क्या होता है, फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो टिम्बर होता है लकड़ी के लिए भी, जो फ्यूल के जलाने के लिए लकड़ी के लिए, इसका भी फॉरेस्ट को ख़त्म किया जाता है। इसके अलावा जो नेचुरल डिजास्टर के हिसाब से जो फॉरेस्ट फायर होता है, इसके वजह वो मैन मेड से भी हो सकता है और नेचुरल से भी हो सकता है फॉरेस्ट फायर। इसकी वजह से भी क्या होता है, फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो फॉरेस्ट अगर डिस्ट्रक्शन होने के कारण क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, उसके अंदर चेंजेस आ सकता है। एडवर्स ऑफ द इफेक्ट are noticed due to the forest destruction. There is includes decrease in the rainfall, drought, global warming, greenhouse effect, advancing desert,
एंड होमलेसेस ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। अगर फॉरेस्ट ख़त्म होने के कारण क्या होता है, अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो फिर क्या इसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा, बारिश कम हो जाएगी, इसके अलावा ड्रॉट्स आ जाएगा, यानी पूरी तरह से ज़मीन सूख जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग आ सकता है क्योंकि हीट बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, ग्रीन हाउस के ऊपर भी इसका इफेक्ट हो सकता है। और इसके अलावा इसके साथ साथ क्या होता है, डेजर्ट जो एरिया है डेजर्ट हो जाएगा, और एनिमल्स होमलेस एनिमल्स होंगे क्योंकि ट्रीज़ नहीं रहेंगे। तो जो मेन एनिमल्स का जो होम है ट्रीज़, अगर ट्रीज़ नहीं रहेगा तो क्या होगा, वाइल्ड एनिमल्स भी कम हो जाएंगे, वो होमलेस हो जाएंगे। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑफ 1952 देयर मस्ट बी फॉरेस्ट ओवर 33%, द टोटल 33% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ अ नेशन। जो पॉलिसी 1952 के अंतर्गत जो फॉरेस्ट को जो नेशनल पॉलिसी किया गया 19, इसके अंतर्गत इसके जोग्राफिकल जो टोटल एरिया है उसमें से 33% जो है वो फॉरेस्ट से कवर है। एंड फॉरेस्ट आर स्प्रेड ओवर अबाउट 23 एरिया while the forest occupy only about 10% of the land in गुजरात। और इस तरह से जो गुजरात में ओनली 10% जो है वो फॉरेस्ट से कवर किया गया। एंड दस द नेसेसरी टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। तो हमको क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन होने से हमको बचाना चाहिए। बहुत ही ज़रूरत है कि हमको फॉरेस्ट को यानी प्लांट को कट करना, ट्रीज़ को कट करना, उसको रोकना ज़रूरी है। एंड सो इज़ अ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट इज़ अ नेसेसरी, यानी फॉरेस्ट को बचा के रखना ये अभी के इसमें बहुत ही ज़रूरत बन गया है, उसको फॉरेस्ट को हमको सेव करना। द नेक्स्ट अबाउट रेमेडीज़ टू कंजर्व फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कंजर्व forest, the government of India is implemented a national forest policy in 1952। फॉरेस्ट को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉलिसी बनाया, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। और कब बनाया गया इसको, 1952 में। यहाँ पे अब देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट जो है कौन सा पॉलिसी बनाया, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, और ये 1952 में ये पॉलिसी बनाया गया। In 1980, the Parliament passed legislative act, and in 1988 a new national policy was announced। and और इस तरह से जो 1980 में इस पॉलिसी को पार्लियामेंट में पास किया गया, लेजिस्लेटिव एक्ट बनाया गया, और इसके अंतर्गत इसके अलावा 1988 से न्यू नेशनल पॉलिसी बनाया गया। अब इसके अंदर कौन कौन से रूल्स इसके अंतर्गत किया गया, फर्स्ट है कौन से स्टेप्स लिया गया ताकि फॉरेस्ट को प्रिजर्व रखने के लिए, उसको संभाल के रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें किया गया। फर्स्ट इज़ अ फॉरेस्ट आर आवर नेशंस रिसोर्स। जो फॉरेस्ट क्या है, देश की वो रिसोर्सेस है। टेक इट एज आवर मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम। हमारे सबका कर्तव्य होता है कि हम उसको बचा के रखें। सेकेंड है ट्रीज फेलिंग शुड बी स्टॉप। क्या करना है, ट्रीज को कट करने से रोकना है। और इसके अलावा हेवी पनिशमेंट मस्ट बी इनएफिशिएंट टू दोज हु कट ट्रीज इलीगली। अगर कोई भी इलीगली ट्रीज कट करते हैं तो उसका क्या करना चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए। थर्ड पॉइंट टू इंक्रीज द पब्लिक पार्टिसिपेशन in Van Mahotsav and society। forest trees must be planted on either side of westland, river, railway track and road and raise them। इसके अलावा भी हमको क्या करना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे से पब्लिक जो लोग जो समूह में इसके अंतर्गत भी शामिल होना चाहिए। इसको हम किस तरह से शामिल कर सकते हैं लोगों को, जैसे कि हम वन महोत्सव के द्वारा लोगों को फॉरेस्ट के बारे में यानी नेचुरल चीज़ों के बारे में उसके अंतर्गत हम उनको इम्पोर्टेंस मालूम पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन करने के लिए वन महोत्सव या तो सोसाइटी फॉरेस्ट, सोशल फॉरेस्ट
या ट्रीज, और इसके अलावा जो प्लांटेशन करना सिखाना चाहिए, जैसे कि कहाँ पे प्लांटेशन करना चाहिए, ज़्यादातर जो वेस्ट लैंड होता है वहाँ पे क्या करना चाहिए, इस तरह से प्लांटेशन करना चाहिए। इसके अलावा रोड साइड पे, यहाँ पे जहाँ पे रिवर होता है वहाँ पे रिवर्स, इसके अलावा रेलवे ट्रैक्स होते हैं, और इस तरह से प्लांटेशन वहाँ पे करके प्लांट्स को पूरी तरह से देखभाल करना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंटल थ्रू द एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड स्कूल सिलेबस सेलिब्रेटेड द एनवायरमेंटल रिलेटेड डेज। इसके अलावा हम स्कूल में स्टूडेंट को पहले से ही हमको एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहिए, स्टडी में ही उसको इसके अंतर्गत उसको होना चाहिए। स्कूल सिलेबस के अंतर्गत ही एनवायरनमेंट का एजुकेशन के बारे में और एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में और उसका अवेयरनेस के बारे में भी उसको नॉलेज देना चाहिए स्कूल के सिलेबस के अंतर्गत। तो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंस डे सेलिब्रेटेड किया जाता है, जो एनवायरमेंटल डेज जो सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पे जो डेज सेलिब्रेट किया जाता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि 21 मार्च जो है वो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, जो एनवायरमेंटल को इम्पोर्टेंट देने के लिए 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट डे तरीके से इसको सेलिब्रेशन किया जाता है। सेकंड है एनवायरमेंटल डे जो है अप्रैल 22 अप्रैल वो अर्थ डे, और थर्ड है 5 जून ये वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। एंड नेक्स्ट जुलाई मंथ जो है वन महोत्सव, एंड 16 सितंबर जो है वर्ल्ड ओजोन डेज। इस तरह से एनवायरमेंटल जो सेलिब्रेशन डेज रखा गया ताकि एनवायरमेंट को हम उसको केयर कर सकें। इसके अलावा 5th पॉइंट है टेक जो रेमिडीज, जो 5th पॉइंट है टेक practice of the to avoid forest fire, and case of the fire it must be the used of the immediately. Okay, next take प्रिकॉशन ऑफ अवॉइड फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर होने के लिए हमको रोकना चाहिए। इसके लिए हमको क्या कर सकते हैं, अगर फॉरेस्ट के अंदर अगर ड्राई लीव्स होते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, उसको हमको क्लियर करना चाहिए ताकि अगर फॉरेस्ट फायर हो भी जाता है तो उसको आग ज़्यादा नहीं पकड़ सकती। ऐसे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसको हमको ध्यान देना है ताकि फॉरेस्ट फायर ना हो। एंड इट इज़ अ केयर अबाउट द फायर, इट मस्ट बी यूज्ड ऑफ द इनडायरेक्टली। एंड 6th यूज ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा in place of the traditional resources like wood used of the gate energy। इसके अलावा हमको क्या कहते हैं, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं, ओके, रिन्यूएबल रिसोर्सेस यानी जो आसानी से वो फिर से हो सकता है, जैसे कि सोलर एनर्जी है, सन डेली आता है तो उसके अंतर्गत हमको एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से हमको क्या करना है, ज़्यादा यूज किसका करना है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़, उस रिसोर्सेज का यूज ज़्यादा करना चाहिए। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से, एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, विंड एनर्जी। तो इस एनर्जी का हम यूज करोगे तो क्या होता है, जो वुड से जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसके उस जगह पे इस एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू पीपल थ्रू द ब्रॉडकास्टिंग मीडिया एंड ब्रिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इट। इसके अलावा हमको क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंट के बारे में लोगों को जागरूकता लाना चाहिए। इसके अलावा मीडिया के द्वारा उसको लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए और इस तरीके से लोगों के अंतर्गत उस चीज़ को जानकारी होना चाहिए फॉरेस्ट के बारे में। ओके, सो we complete the chapter number 17. Okay, thank you.